Hello everyone, Namaste, welcome to Profit by India. So after a lot of research, content, feedback and everything, बहुत सारी चीजें देखी है पिछला हफ्ता लास्ट वीक। डाउ जोन्स 5% गिर रहा है एक दिन में। मतलब हम सब एक्सपीरियंस लोग भी थोड़ा वी ऑल्सो वांट टू सी व्हाट्स गोइंग बिकॉज नैस्डैक 6-7% ऐसे ही लुढ़क जाएगा। वो बहुत वॉलेटाइल है, आईटी डिपेंडेंट, आईटी हैवी सेक्टर है वो। अच्छा, नैस्डैक में भी ये Intel was the only stock that did well. So which are the stocks in the US that did well? Intel, Coca-Cola, Nike, and a lot of these things जिस पे लग रहा है कि यार ये तो गिरेंगे नहीं एक पॉइंट के आगे। Anyway, but there is no buy or sell recommendation, भाई साहब, in this video and all videos on this channel. None of the stocks are buy or sell recommendation. Please consult your financial advisor before buying or selling any financial instrument. ठीक है? रेगुलेटर ने ये देख लिया, अब हम आगे काम की बात करें। नैस्डैक गिर सकता है। S&P 500 जो बहुत ब्रॉड इंडेक्स है वो 5% बहुत रेयरली गिरता है। एंड फ्राइडे व्हेन आई वाज ऑब्जर्विंग द यूएस मार्केट, हमारे बाजार बंद होने के बाद इवनिंग में लेट नाइट डाउ जोन्स गिर रहा है। मैंने बोला यार ये क्या हो रहा है, दिस इज समथिंग क्रेजी, वी रियली नीड टू गेट टू द बॉटम। पिछले 2 दिन से फ्राइडे सैटरडे हम लोग मैं वही रिसर्च कर रहा हूँ कि आखिर ये चक्कर क्या है। मतलब ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इतना बेवकूफ तो नहीं होगा कि उनको पता है दैट इफ दे पुट द टैरिफ तो ग्लोबली मार्केट्स गिरेंगे। देन इट गॉट मी थिंकिंग। एंड हर बार की तरह हम लोग क्या खोजी लोग हैं ना, तो थोड़ा रिसर्च में घुस घुस के यहाँ वहाँ से लोगों के पर्सपेक्टिव सुन के आई गॉट अ लॉट ऑफ पर्सपेक्टिव्स ऑन पॉडकास्ट ऑन दिस दैट। और एक लॉजिक, सबसे पहले तो टैरिफ किस फॉर्मूला पे लगे वो तो क्लियर हो गया। आई थिंक आप कोई भी एआई चैटबॉट में डालो तो बता देंगे, फॉर्मूला बहुत सिंपल है। आई एम श्योर ये लोग ने शायद वो एआई से पूछ के ही निकाला है, ऐसा मैं सुन रहा हूँ। सो देखिए, जैसे इंडिया और यूएस की बात करते हैं पहले, है ना। इंडिया का यूएस को एक्सपोर्ट है 90 बिलियन डॉलर्स। और इंडिया का यूएस से इंपोर्ट है अराउंड 40 बिलियन डॉलर्स। तो 50 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड डेफिसिट है यूएस के लिए, और हमारे लिए, इंडिया के लिए सरप्लस है। सिंपल भाषा में 50 बिलियन डॉलर इंडिया यूएस को सामान एक्सपोर्ट ज्यादा करता है, तो यूएस के लिए वो नुकसान है, ट्रेड डेफिसिट है, हमारे लिए ट्रेड सरप्लस है। अब इन्होंने क्या किया है, टोटल तुम्हारा सिंपल फॉर्मूला लगाया, क्योंकि ऐसे टैरिफ लगाने के वक्त देखने जाएंगे राइस पे कितना है, जवार पे कितना है, वीट पे कितना है। बासमती राइस बहुत बिकती है इंडिया की यूएस में, आईटीसी बहुत बेचता है सामान, आशीर्वाद आटा बहुत बिकता है। ऐसे देखने जाएंगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। तो इन्होंने एआई को पूछा होगा, ऐसा मुझे नहीं पता। बट सिंपल फॉर्मूला है कि व्हाट इज द टोटल ट्रेड एंड व्हाट इज द टोटल डेफिसिट। उसमें से निकाला 52%, कि इंडिया यूएस पे लगाता है 52% एवरेज टैरिफ, विच इंडिया तो 100-100% भी लगाता है। हार्ले डेविडसन की बाइक इंडिया में बिकती नहीं क्योंकि 100% टैरिफ है। हार्ले डेविडसन वाले को कैसे परवड़ेगा। तो हमने तो अपना दरवाजा ऐसे बंद करके रखा है, मैंने आपको समझाया था ये। तो टैरिफ का मैथ ये है दोस्तों, कि 52% उन्होंने निकाला और उसका आधा 26% उठा के ठोक दिया हमारे ऊपर, कि तुम हम पे 52% लगा रहे हो, हम हाफ लगाएंगे। बट बेसिकली द प्रॉब्लम इज, जैसे मैंने समीर अरोड़ा जी का इंटरव्यू सुना, बहुत अच्छे, वेरी टैलेंटेड फेलो, एक्सपीरियंस फेलो, काफी बाजार में बाल गवाए हैं उन्होंने भी। तो उनके हिसाब से, और वो लॉजिकल बात है, बहुत लॉजिकल बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि दिस इज अ वेल थॉट आउट स्ट्रैटेजी। नंबर वन, वाई इंडिया का ट्रेड डेफिसिट है 50 बिलियन। 10% टैरिफ तो यूएस वैसे भी सब पे लगाएगा, मिनिमम टैरिफ जो यूएस ने तय किया है कि हम सब पे लगाएंगे। अरे लाओस और वो वियतनाम तो फिर भी चलो, वियतनाम का ट्रेड डेफिसिट 150 बिलियन डॉलर्स है, वो तो कंट्री उभर गई। लेकिन कंबोडिया, लाओस, ऐसे बच्चों पे भी, आइलैंड्स पे भी टैरिफ लगा रहे हैं। उनको तो अपनी ऐसे छाती ठोकनी चाहिए कि देखा, हमारा भी नाम शहीदों में आ गया। कंबोडिया लाओस का भी नाम आ गया कि यूएस हम पे टैरिफ लगा रहे हैं, हम पे कितना, 29-30%। अरे वो बच्चे लोग को मार के क्या मिलेगा यार, वो लोग क्या तुम्हारा बिगाड़ लेंगे। लेकिन नहीं, तुम भी आया ना, आओ तुम भी आके, ये मस्ती करने वाली बात है। ये पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ बहुत डेंजरस टेरिटरी में। मैंने आपको पहले भी कहा था, टैरिफ को हल्के में नहीं लेना है। ये 2008 के बाद पहला ऐसा डिसरप्टिव मूवमेंट हो रहा है जो जबरदस्ती घुसा हुआ है, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं। तो 50 बिलियन डॉलर्स का जो है हमारा, उसमें हमें क्या सोचना है, कैसे भी करके हमें अपना ट्रेड डेफिसिट यूएस के साथ कम करना है। ये समीर अरोड़ा जी का कहना है। समीर अरोड़ा
सिंगापुर में रहते हैं, बड़े फंड मैनेजर हैं, दिल से इंडियन हैं और बहुत परेशान होते हैं क्योंकि हमारी सरकार एफआईएस पे बहुत टैक्स लगाती है, तो वो लेकिन है दिल से तो आदमी इंडियन ही है ना। तो वो कह रहे हैं कि एक ही तरीका है ट्रेड डेफिसिट कम करने का जो सारी कंट्रीज करेंगी, या तो अपने टैरिफ हटाओ। अब इंडिया में तो आप जानते हो हम लोग यहाँ इनकम टैक्स माफ करने में 50-50 साल लगाते हैं, टैरिफ काहे हटाएंगे वहां पे। टैरिफ हटाने में तो इनकी पूरी पुश्तैनी, तो विकसित भारत हो जाएगा, 2047 हो जाएगा, वो तो नहीं हट सकता जी, वो तो हम 100% ठोकेंगे आप। दूसरा तरीका क्या है, इंडिया इंपोर्ट्स अराउंड 160 बिलियन डॉलर्स ऑफ क्रूड ऑयल। आप सबको पता है, स्कूल में सीखा होगा ना, हमारा सबसे बड़ा इंपोर्ट तब भी स्कूल में भी क्रूड ऑयल था, कच्चा तेल। आज भी क्रूड ऑयल ही है। विश्व गुरु तो हम बन गए, इतने सारे लोग आए गए, बाबू लोग आए, आईएएस ऑफिसर आए, सरकारें बदली, बट हमारा बेसिक इंपोर्ट आज भी 70% क्रूड ऑयल है, 20% गोल्ड है, सोने की खपत इंडिया में बहुत मांग है शादियों में वगैरह वगैरह, वो तो हम जानते ही हैं। तो बेसिकली क्रूड ऑयल जो हम लेते हैं, 50 बिलियन में हमको पूरा तो नहीं, $30 बिलियन का हमें शॉपिंग करना है यूएस से। $30 बिलियन का सामान आप वहां से ले सकते हो कैसे? यूएस की गाड़ियां ले लो, इंडिया में अलाउ करो, हाथों हाथ बिक जाएगी। हार्ले डेविडसन की बाइक थोड़ा टैरिफ कम करके अलाउ करो, हाथों हाथ इंडिया में पब्लिक खरीदेगी अगर सही भाव में मिले। चलो बाइक छोड़ो, कोई गाड़ियां ले लो, $5 बिलियन, $5-6 बिलियन का दूसरा सामान जो यूएस का है जो पॉपुलर है वो ले लो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आईफोन्स, आई एम टॉकिंग अबाउट अदर मर्चेंडाइज। और हम लोग वैसे भी हर साल $160 बिलियन कच्चे तेल में डाल रहे हैं। हम लोग कहाँ से लेते हैं? सऊदी से लेते हैं, रशिया से लेते हैं, 4-5 ट्रेडिंग पार्टनर से। पूरा का पूरा $30 बिलियन अगर हम सिर्फ कच्चा तेल, यूएस के पास शेल गैस बहुत है उनका, जो वो ड्रिल कर रहे हैं अभी, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल का भाव नीचे गिर रहा है। तो एक्चुअली तो ये हमारे फेवर में है ना। भाई रशिया आपको कब तक, आप रशिया के गले में बांध के क्रूड ऑयल लोगे? अगर आप यूएस से लेते हो, रशिया से भी लो, यूएस से भी लो, $30-30 बिलियन सबसे ले लो। फिलहाल आई एम नॉट श्योर हम लोग यूएस से कितना, थोड़ा ले रहे हैं, लेकिन अगर हम उसको बढ़ा के $30 बिलियन तक ले जाएं, तो ऑटोमेटिकली आपके देश पे टैरिफ कम हो जाएगा, बिकॉज आपका ट्रेड डेफिसिट कम हो गया। ट्रेड डेफिसिट 50 बिलियन है, हम अगर $30 बिलियन भी उनसे इंपोर्ट करते हैं यूएस से, और ऐसा नहीं कि इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर कोई बोझ आ रहा है, आप वैसे भी क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने वाले हो, तो यहाँ से न लेके वर्मा जी को छोड़ के शर्मा जी से ले लो। क्रूड ऑयल तो वही है ना, क्रूड ऑयल का कोई ना रंग है, ना भेद है, ना कलर है, ना जात है, ना पात है, ना कुछ है, वो तो कच्चा तेल है। और जो कच्चा तेल आपके देश का भविष्य बचाए, या यूएस के साथ आपको गुड बुक्स में ला दे। क्योंकि ट्रम्प हमेशा बोलता है ना कि मोदी इज माई गुड फ्रेंड, वेरी गुड फ्रेंड, बट टैरिफ तो हम लगाएंगे सब पे, तुम पे भी लगाएंगे, तुम हमारे दोस्त हो। मेरे ख्याल से उनके दोस्तों को ज्यादा नुकसान हो रहा है। इलॉन मस्क का टेस्ला पूरा 50% कंपनी साफ हो गई, स्टॉक साफ हो गया, आई थिंक उनके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। लेकिन वही मैंने सोच रहा था, ऐसे कैसे हो सकता है कि ये सब इन्होंने सोचा नहीं होगा, कुछ तो इसके पीछे की स्ट्रैटेजी है। सो अपार्ट फ्रॉम द थिंग दैट वी शुड बाय, उसके अलावा मैं आपको बताता हूँ। देखिए, क्रिप्टो नीचे गिर रहा है क्योंकि सोना काफी चढ़ गया। अब नेक्स्ट वेव में जब यूएस डॉलर नीचे गिरेगा, मैंने कहा था 87.5 से हम 85.3 पे आ गए। दिस इज अ प्रॉपर टारगेटेड एफर्ट टू डी डॉलराइज। यूएस गवर्नमेंट खुद चाहती है कि डॉलर की वैल्यू जो बहुत चढ़ गई है वो नीचे गिरे, क्योंकि यूएस आपको पता होगा $35 ट्रिलियन के कर्जे में, डेट में बैठा है। $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, 33-34 ट्रिलियन का डेट होगा, टू बी एग्जैक्ट नंबर आप देख लेना, विच इज वेरी अनसस्टेनेबल। वो डेट है डॉलर डिनोमिनेटेड। अगर डॉलर का भाव इसी तरह बढ़ता जाएगा, तो कभी ना कभी वो कर्जा, इस साल 2025 में काफी कमर्शियल रियल एस्टेट यूएस का डेट चुकाने का वो देनदारी बनती है, दिस इज द ईयर फॉर गेटिंग दैट पेड। अगर इसी तरह यूएस का कंज्यूमर शॉपिंग करता रहता, बिना टैरिफ लगाए भरता रहता, तो उनका डॉलर स्ट्रांग होता, जो हो रहा था आपने देखा ना एकदम खतरनाक लेवल पे। दे वांट द डॉलर टू रिमेन, बट अगर डॉलर ऐसे स्ट्रांग होता गया तो उनकी कर्ज, जो ट्रेजरी बिल्स यूएस के, चाइना, जापान, इंडिया ने भी लेके रखे हैं, वो चुकाने कभी ना कभी तो चुकाने पड़ेंगे, तो उनका ब्याज बढ़ता जा रहा है, इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। अगर डॉलर नीचे गिरता है, सपोज द डॉलर कम्स डाउन टू 81-82 इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स, विच इज अ पॉसिबिलिटी, उसको डिनाई नहीं कर सकते। तो डॉलर नीचे गिरने से क्या होगा, यूएस में जाके मैन्युफैक्चर करना, ऐसा उनका सोच है, वो अट्रैक्टिव हो जाएगा। यूएस के जो एक्सपोर्ट्स हैं दूसरे देशों में वो अट्रैक्टिव हो जाएंगे। तो जैसे
हमारी करेंसी जब डेप्रिशिएट होता है, रुपी जब नीचे गिरता है, तो हमारे एक्सपोर्ट्स अट्रैक्टिव हो जाते हैं। अब उनका डॉलर अगर डेप्रिशिएट होगा तो यूएस के एक्सपोर्ट्स अट्रैक्टिव होंगे। सो बेसिकली दे वांट टू फिल द ट्रेड गैप। इंटेंशन अच्छा है, तरीका जो ढूंढा है वो सीधा ऐसे घुसेड़ने वाला, मतलब ऐसे सीधा मार ही डालो वो वाला तरीका अच्छा नहीं है। मे बी द मेथड कुड हैव बीन बेटर। लेकिन टैरिफ का मैथ बड़ा सिंपल है, कोई भी एआई आपको बता देगा कि यही मैथ था। और उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। वियतनाम ने ऑलरेडी अपने कंधे झुका दिए कि भाई साहब, मतलब यूएस ने दिखा दिया कि क्यों दुनिया पे सबसे बड़ी इकोनॉमी, मदर ऑफ ऑल मार्केट्स, 70% ऑफ द ग्लोबल मनी इन्वेस्टेड कम्स फ्रॉम द यूएस एंड गोज इन द यूएस अगेन। सो आप सोचो कि कितनी बड़ी बात है। अब वो बन गए हैं दुनिया के वडेवर, जो भी आप टर्म उनको दे दो। तो उन्होंने दिखा दिया कि भाई आपको हमारी दादागिरी तो झेलनी पड़ेगी। चाइना क्या कर रहा है? चाइना ने 34% रिटेलिएटरी टैरिफ लगा दिया, विच इज अ जोक। अबे, चाइना यूएस का सामान लेता ही नहीं है, वो तो एक्सपोर्टर है। वो हार्डली यूएस से कुछ इंपोर्ट करता है। और चाइना के कंज्यूमर, अगर 34% टैरिफ लगेगा, वो वैसे भी चिंदी लोग हैं, वो लोग लेंगे नहीं। कहाँ से लेंगे? दे हैव सो मच ऑफ इन होम ग्रोन प्रोडक्ट्स। दे बाय फ्रॉम द जापानीज मार्केट, दे बाय फ्रॉम साउथ कोरिया। वो क्यों यूएस के पीछे भागेंगे? ये तो खाली दिखाने के लिए कि बेसिकली ये फाइट दो गुंडों के बीच में है, यूएस एंड चाइना की, कौन सुप्रीमेसी नेक्स्ट 25 साल की, जब तक हमारा देश, जब तक विकसित भारत बनेगा, तब तक ये दोनों में से कौन फर्स्ट, कौन डोमिनेट करेगा, उसकी तैयारी। हमसे कोई लेना देना नहीं, हम लोग बन जाएंगे विकसित भारत। जिस तरह हम चल रहे हैं ना, तो जो अपने देश में हो रहा है, हम लोग डेफिनेटली बन जाएंगे 2047। बहुत आपको अभी और आगे देखना है, बहुत कुछ। बट छोड़ो वो बात, छोड़ो, वो अलग टॉपिक है। बट इन दिस एक्सपोजे व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, दो लोगों की लड़ाई में पूरा ग्लोबल ट्रेड पिस रहा है, नीचे वाले बच्चे पिस रहे हैं। वियतनाम में इतनी सारी फैक्ट्रियां लगाई किसने? चाइनीज कंपनीज। मेक्सिको में, क्योंकि यूएस के पास था, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट था, सारा मेक्सिको सडनली जाके कैसे लास्ट 5 साल में मेक्सिको यूएस का नंबर 1 ट्रेडिंग पार्टनर बन गया। जिसके वजह से सबसे पहले टैरिफ जो ट्रंप ने लगाए थे फरवरी में, वो मेक्सिको और कनाडा पे लगाए थे। मेक्सिको में सारी कंपनीज कौन है जो यूएस में सामान भेज रही? चाइनीज कंपनीज। तो डोनाल्ड ट्रंप का जब 2018 में पहली बार चाइना को टारगेट करके टैरिफ लगा था, उसके बाद चाइना ने किया क्या? हांगकांग, वियतनाम, इवन बांग्लादेश, अफ्रीकन नेशंस और मेक्सिको में जाके अपने कंपनी के ब्रांचेस और सब खोल खोल के उधर से माल सप्लाई करना शुरू कर दिया। आप चाइना को ड्रैगन क्यों बोलते हो? इसीलिए तो बोलते हो। आप चाइना को इतनी आसानी से आंख में आंख डाल के, ऐसे जैसे हमारे पार्लियामेंट में बोलते हैं, ऐसे दबा नहीं सकते। वो लोग आप ही के देश में गुड्स डंप करेंगे। यहाँ से नहीं करेंगे तो वहां से करेंगे, लेकिन वही इसीलिए संभालना है दोनों गुंडों से। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? और अब इंडियन मार्केट कितना गिरेगा उस पे आते हैं। आई थिंक निफ्टी का सपोर्ट मेरे हिसाब से तो बहुत स्ट्रांग है, डबल बॉटम 21,830, मैं तो उसी लेवल पे टिका हुआ हूँ। हमारे जतिन जी जो कमेंट करते हैं वो कहते हैं 20,300 आएगा। अच्छा है, सबका अपना व्यू होना चाहिए। भाई मेरी रिस्क कैपेसिटी 21,830 की है, जो जून 4 जून का बॉटम है, मैं तो उसी पे हूँ। पहले भी उसी पे था, आप सबने देखा, अपने सामने की बात है। आई थिंक फेब या मार्च में जब बॉटम बना, एग्जैक्ट उसी लेवल पे इंट्राडे बॉटम बना है। 21,830 के नीचे गया नहीं, इतनी मारा मारी थी तभी। सो निफ्टी ने तो ये टैरिफ का डर मोटा मोटा प्राइस इन कर लिया है। और अब हम लोग अभी भी 21,830 से कंफर्टेबली 1,100-1,100 पॉइंट दूर है। तो अगर गिरावट आती भी है, आई डोंट थिंक इससे ज्यादा आएगी। और अभी क्वार्टरली रिजल्ट्स है, उसमें शायद हम थोड़ा बच जाएं अगर रिजल्ट्स अच्छे आए। एवरीथिंग नाउ डिपेंड्स, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, यानी एवरीथिंग नाउ हिंजेस ऑन हाउ विल इंडियन कंपनीज गिव क्वार्टरली रिजल्ट्स इन दिस क्वार्टर, जो अभी अप्रैल से शुरू होगा। लेकिन मुझे लगता है निफ्टी की जो रिकवरी है वो थोड़ी पोस्टपोन हो गई। अब निफ्टी थोड़ा टाइम पास, जैसे आपने देखा ना, बिल्कुल टाइम करेक्शन क्या हुआ, 23,800 तक आए, फिर उधर बड़ा रेजिस्टेंस, फिर 22,900 पे गिर गए। अब शायद पता नहीं और कितना। तो क्या होता है कि प्राइस करेक्शन से ज्यादा जो चीज हर्ट करती है ट्रेडर्स को, या सॉरी इन्वेस्टर्स को, वो है टाइम करेक्शन। क्योंकि टाइम करेक्शन में आपका हौसला टूट जाता है, एसआईपीज में आपको मन नहीं लगता। बट मैं आपको सच बता रहा हूँ, डेटा है हमारे पास। पिछले 10 साल में, या जब भी आप 10 साल के टर्म पे म्यूचुअल फंड एसआईपी करते हो, अगर पहले 5 साल आपने ज्यादा नहीं बनाया, तो लास्ट के 5 साल मल्टी बैगर रिटर्न्स बनते हैं। ये फैक्ट है। 1992 में जब बाजार इतना बड़ा नहीं भी था, हर्षद मेहता का जो बुल रन आया, सेंसेक्स हैड टच्ड 3,000।
सेंसेक्स हैड टच्ड 3000, तभी निफ्टी तो 1994-5 में आया होगा। क्या हुआ? 92 में 3000 पहुंचा सेंसेक्स, बहुत सारे ग्लोबल इवेंट्स, इंडियन इवेंट्स हुए, नेगेटिविटी आई। 2001 के क्रैश के बाद 2003 में सेंसेक्स वापस 3000 पे आ गया, 2003 में वापस 3000 पे मिला। बट देन 2003 से लेके 2008 तक सेंसेक्स पहुंचा 24,000, 21 या 24,000 एग्जैक्ट, आप देख ले। मतलब जिसने 1992 में पैसे लगाए होंगे और 15 साल का टर्म दिया अपने आप को, 2007 जब तक वो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 में आए, 15-16 साल का समय दिया, सिर्फ इंडेक्स में भी अगर उसने पैसे लगाए तो 15 साल में इंडेक्स 7.5-8 गुना हो गया, 7.5 to 8 times, विच इज एक्सेलेंट रिटर्न्स। तो बाजार में आप 15 साल निवेशित रहेंगे, चाहे ईटीएफ हो, इंडेक्स हो, म्यूचुअल फंड्स हो, यू आर गोइंग टू मेक बेटर देन एनीवेयर रिटर्न्स। तो वो बात तो फैक्ट है, डेटा है अपने पास बहुत सारा। लेकिन होता क्या है कि ऐसे इवेंट्स आते हैं, 3 साल, 5 साल, 6 साल में जब परफॉर्म नहीं कर रहा है, अंदर बेस बन रहा है, लोग छोड़ के चले जाते हैं और फिर बाद में रिग्रेट भी करेंगे। तो अभी वो फेज चल रहा है, दिस इज अ फेज वेयर द मार्केट्स माइट टेस्ट यू। ये ट्रेडिंग के लिए अभी थोड़ा अपन रुक सकते हैं। जैसे मैंने मेंबर्स ओनली सेक्शन में हमेशा कहा है, नैस्डैक नीचे गिर रहा है, लेकिन एक लेवल है जहां उसको पकड़ा जा सकता है। निफ्टी भी नीचे गिर रहा है, अपने को स्टॉक स्पेसिफिक रहना है। देर आर लॉट ऑफ स्टॉक्स ऑन द निफ्टी, अगर आप चाहते हो हमारा मेंबर्स ओनली सेक्शन देख लो। आपके जोमेटो के ऑर्डर से सस्ता है, एक ऑर्डर एक दिन नहीं करोगे तो पूरे महीने का मेंबरशिप उसके आधे में निकल आएगा। जितना जोमेटो पे खर्चा करते हो उसका आधा भी अगर हमारे मेंबरशिप के महीने भर के सब्सक्रिप्शन में डालोगे तो आपका पूरा वो वीडियोस मिल जाएंगे, पूरा ज्ञान मिल जाएगा। तो ये मत बोलना कि नहीं है या नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। वी हैव अ लॉट ऑफ डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स एंड वी हैव टू मेक श्योर दैट हम लोग सही जगह, आप अपने हिसाब से उसको लगाओ। और एक बात, इस पूरे ट्रम्प टैरिफ मामले में ऐसा नहीं है कि कुछ अचानक हुआ है। ही हैड ऑलरेडी अनाउंस्ड, द मैन स्टैंड्स बाय हिज वर्ड। फेब्रवरी से, इनफैक्ट नवंबर से ही चल रहा था लगाऊंगा लगाऊंगा, फेब्रवरी में कनाडा और मेक्सिको पे लग गया था 25-25%। बाजार ने, इंडियन मार्केट ने तो रिएक्ट किया ना, एफआईएस तो छोड़ के गए। अब प्रॉब्लम क्या है, अगर बाकी बाजार गिरे, अभी यूएस मार्केट में भी और थोड़ी हल्की हल्की गिरावट दिखती है, अगर बाकी मार्केट्स गिरे तो एफआईआईज वापस इंडिया में अपना जो बचा हुआ स्टेक है वो नोचने के लिए आएंगे, जरूर आएंगे, कौन रोकेगा उनको। बट ये इतना कॉन्वोल्यूटेड थियरी हो गया है ना कि ऐसा कहना कि देखना ऐसा होगा, देखना वैसा होगा, आई मीन इट्स नॉट पॉसिबल राइट नाउ, वी हैव टू वेट इट आउट, दिस इज अ, मैंने हमेशा ये देखा है, सीखा भी है बाजार में। सबसे ज्यादा पैसे तब बनते हैं जब आप सही टाइम पे वेट करें और सही टाइम पे एंट्री लें। क्योंकि क्रॉस योर हार्ट एंड आस्क योर सेल्फ, जब बाजार नीचे गिरता है, जब आप चाहते हो कि अब मैं एवरेज करूं, तब पैसे नहीं होते अपने पास, क्योंकि अपन ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो चुके होते हैं। ये प्रॉब्लम हर रिटेल इन्वेस्टर के साथ होता है, आपके साथ भी होता ही होगा, आई एम प्रिटी श्योर। तो इस वक्त वी हैव टू मेक श्योर दैट ये पूरा मैथ आप समझें। और मैं तो जाते जाते हमारी सरकार से अपील करूंगा कि जो दोस्ती यारी रिश्तेदारी जो भी आपने बनाया है यूएस के साथ, यही टाइम है आपको 56 इंच की छाती ठोक के दिखाने का कि देखो हम टैरिफ कम कर सकते हैं। बिकॉज ऐसे माहौल में जहां वियतनाम झुक रहा है, इंडिया के पास जो बिजनेस आ सकता था, जो पहले बांग्लादेश, थाईलैंड, वियतनाम और बाकी फिलीपींस के पास गया, वो कैसे आएगा अगर हम भी थोड़ा, झुकने को नहीं कह रहा हूँ, अपना जो क्रूड ऑयल का परचेज है वो यहाँ वहां से करने, सऊदी वऊदी से करने से अच्छा यूएस से ले लो। थोड़ा महंगा लेना पड़ेगा, बट ब्रेंट क्रूड का भाव भी तो नीचे गिरा है, $65 हो गया, इट्स अ क्रैश इन क्रूड प्राइसेस ऑल्सो। सो इट्स अ वेरी वेल थॉट आउट स्ट्रैटेजी गाइस। ये एक अलग पहलू मैं आपको बता रहा हूँ कि यूएस के कंज्यूमर्स भी, जैसे मैं देख रहा हूँ, बल्क में बाइंग कर रहे हैं। शायद वो अगले क्वार्टर की 3 महीने की बाइंग 2 हफ्ते में कर दें, सामान खरीदेंगे, टैरिफ एप्लीकेबल होंगे 9 अप्रैल से, उसके पहले आपके पास टाइम है। यही तो दिमाग होगा उनका कि 9 अप्रैल का डेडलाइन दे दो। कस्टमर, हो सकता है डेडलाइन एक हफ्ता और बढ़ा दे, कस्टमर को 2 हफ्ता देंगे। कस्टमर अक्सर करता क्या है, सामान होल्ड करके रखता है, बल्क में बाय करता है। उससे यूएस के कंपनीज के क्वार्टरली नतीजे अच्छे आएंगे, अगला क्वार्टर मुझे लग रहा है वो मार्केट शायद थोड़ा रिकवर भी कर जाए। और बिकॉज ऐसे टाइम में क्रूड का भाव नीचे है, तो आप इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा। अगर क्रूड का भाव ऐसे गिरता है, यूएस में सबसे बड़ा इन्फ्लेशन इंडिकेटर एक ही है, द प्राइस ऑफ गैसोलीन, यानी वहां का पेट्रोल डीजल जो भी, उसका भाव, अगर वो स्टेबल रह गया
तो 50-55% टैरिफ का असर तो गया, क्योंकि यूएस में आपको पता होगा, यू नीड अ कार। सबको एक गाड़ी चाहिए यहाँ से पॉइंट ए पॉइंट बी कहीं भी जाने के लिए, यू नीड अ कार। तो वो बेसिक प्रॉब्लम वहाँ 55% कंज्यूमर सेंटिमेंट गैसोलीन प्राइसेस पे, गैस प्राइसेस पे ही रहता है। अगर वो स्टेबल रहे, क्योंकि क्रूड तो नीचे गिर गया, 75 वाला 65 पे आ गया, तो ये बहुत एक अजीब चीज होगी। शायद यूएस इसमें से निकल आए बच के, और बाकी देश झुक जाएं, जो अल्टीमेटली डोनाल्ड ट्रम्प चाहता था कि मैं निगोशिएट करने के लिए ये तुम पे थोप रहा हूँ। क्योंकि वो भी जानता है ये ज्यादा सस्टेनेबल नहीं है। कल उठ के आके बोल देंगे हटा दिए टैरिफ, वियतनाम झुक गया। असलियत थोड़ी किसी को पता है। जापान झुक रहा है, वियतनाम झुक रहा है, चाइना ने रिटेलिटरी टैरिफ लगाया, उसका कोई मतलब नहीं है। मैंने आपको समझाया था पहले, क्योंकि वो तो यूएस से हार्डली कुछ लेते हैं। ना चाइना में गूगल चलता है, ना फेसबुक चलता है, ना उबर है। देर इज नो यूएस कंपनी वर्किंग ओवर देयर। तो वो तो उनके तो सारे अपने खुद के ब्रांड्स हैं। वो क्यों, उनको क्या प्रॉब्लम है? अब 34% क्या 90% लगा दो, चाइनीज कंज्यूमर वैसे ही यूएस से डंप, मतलब लेगा नहीं। लेकिन ये दूर तक चलेगा, ये बात अभी निकली है ना तो दूर तलक जाएगी, इतना जल्दी ये सॉल्व नहीं होने वाला है। मोदी साहब के पास टाइम है, अपने दोस्त से बातचीत करें। पीयूष गोयल साहब जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है, जिनके एग्जैक्ट टेरिटरी में ये आता है। अगर आप कॉर्पोरेट में काम करते हो, आपके केआरएज और केपीआईज डिफाइन होते हैं। ये पीयूष गोयल के डायरेक्ट केआरए केपीआई में आता है कि ये टैरिफ वाला मामला, वो क्या कर रहा है? वो स्टार्टअप के उसमें जाके भाषण दे रहा है। अरे इंडिया में बिजनेसमैन को कोई कुछ बोलो मत, गलत अपशब्द मत कहिए, गलत बात मत बोलिए पीयूष गोयल जी। आप जेप्टो बनाओ, जोमेटो बनाओ, फूड डिलीवरी बनाओ। कम से कम बेरोजगारों को 10-15 हजार की नौकरी तो मिल रही है। सरकार ने किया क्या है जो आप चाइना को कंपेयर कर रहे हो? सरकार को इस लेवल पे लाने के लिए कि पहले डीप सीक बनाए, ये सब बनाए, व्हाट हैज द गवर्नमेंट डन फॉर द इंडियन कॉर्पोरेट? मोहनदास भाई जी का आप पढ़ो ट्वीट, समझ में आएगा क्या। खाली टैक्स ही तो चार्ज किया है। और बाय द वे, जेप्टो को गाली देने से क्या होगा? जेप्टो आपको 1,000 करोड़ का टैक्स दे रहा है। गोयल साहब, निर्मला सीतारमन जी को फोन करके पूछो, बताएगी। तो इंडिया में स्टार्टअप्स को ये कहना कि व्हाट ही सेड, आपने देखा होगा ना कि हमारे सिर्फ फूड डिलीवरी के स्टार्टअप्स अच्छा कर रहे हैं, या फिनटेक के। तो ये भी नहीं करें? सब जाके रास्ते पे क्या करेंगे? कुछ बेचेंगे तो कहीं ना कहीं से तो अपनी उपज करेंगे ना, कि तुम्हारे साथ खाली बड़े बड़े रैलीज में जाके यंगस्टर कहाँ काम करेगा? तो अपने देश की जो एक सेक्टर में ग्रोथ हो रही है, जो एक्चुअली टैरिफ से कुछ उसका लेना देना भी नहीं है, वही सेक्टर है। विच आर द सेक्टर्स विच आर सेफ गार्डेड फ्रॉम दीज टैरिफ्स? फूड डिलीवरी, restaurants, consumption, tourism. There is no tariff on tourism. मेरा चहेता सेक्टर फॉर द नेक्स्ट 10 years क्यों है? उस पे कोई टेंशन नहीं है। जाओ घूमो फिरो, वहां से आदमी यहाँ है, यहाँ का आदमी वहां जाए, उसमें कोई टोक टोक नहीं है। वो कभी कर भी नहीं सकते, क्योंकि टूरिज्म का रेवेन्यू इज द बेस्ट रेवेन्यू, हर देश को चाहिए वो। तो गोयल साहब भी नहीं बोलना चाहिए, मतलब फालतू की कंट्रोवर्सी, और वो भी ऐसे टाइम पे जब खुद के पांव टूटे हुए हैं। उनको जवाबदेही देनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे देश क्या स्ट्रैटेजी लगाएगा, कैसे बचेंगे टैरिफ से। हाउ विल दे प्रोटेक्ट द इंडियन एक्सपोर्टर्स, जो छोटा एक्सपोर्टर है। जैसे अवंती फीड्स एक एग्जांपल, कोई रिकमेंडेशन नहीं। वो प्रॉन्स एक्सपोर्ट करता है, अब उसका मार्जिन ही 15-20% होगा। अगर उसके धंधे पे टैरिफ लगा है, प्रॉन्स के सी फूड पे लगा है। 72% ऑफ द वर्ल्ड्स प्रॉन्स गोज फ्रॉम अवंती फीड्स टू दीज कंट्रीज, यूएस, यूके, जापान। अगर यूएस ने टैरिफ ठोका है, तो उसके लिए आप क्या कर रहे हो? सरकार उसको कैसे प्रोटेक्शन दे रही है? कुछ है आपके पास, कि खाली हमारे स्टार्टअप्स जो बेचारे एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं उनको आके दो तीन बातें बोल देना? और चाइना का ग्राफ दिखाने वाले होते कौन है? अपने सरकारी लोग। चाइना एक सिंगल पार्टी कंट्री है। चाइना में जब हुआवे, HUAWEI, 2009 की वो बुक है हुआवे की, जब वो बन रहे थे और उनको एक ग्लोबल ब्रांड बनाना था, तो चाइना के उन्होंने पहले स्विचेस लॉन्च किए। हुआवे की छोटी सी केस स्टडी है, दे लॉन्च्ड स्विचेस, इलेक्ट्रिकल स्विचेस और समथिंग, एंड इट डिडंट वर्क फॉर द फर्स्ट 2 days, उसमें कुछ फॉल्ट निकला। चाइना के सारे उस इलाके के जो पॉलिटिशियंस थे, उस स्टेट के, वो लोग 72 आवर्स तक बिना सोए हुआवे की फैक्ट्री में, पॉलिटिशियन, खादी वाले, वो लोग काम कर रहे थे कि निकालो इसको, अब भी खत्म करो, वी वांट टू लॉन्च, रीलॉन्च एंड मेक इट लाइक अ ग्रेट प्रोडक्ट, सो दैट द वर्ल्ड बाइज हुआवे। आज हुआवे बड़ा ब्रांड बन गया है, ये 2009 की बात है। आपके देश के पॉलिटिशियन ऐसे 72 घंटे बैठ के करेंगे काम प्राइवेट सेक्टर के साथ? जब आप ये कर सकते हो ना, फिर आके प्राइवेट सेक्टर की बात करना, या स्टार्टअप्स की। एक तो बेचारे नौकरी दे रहे हैं,
एक डिलीवरी बॉय बेचारा 10-15 हजार जो भी कमाता है उसके ऊपर टिप लेता है, उसको आके आप ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोल रहे हो कि इंडिया सिर्फ फूड डिलीवरी स्टार्टअप्स बना रहा है और चाइना में डीप सीक बन रहा है। अबे तो चाइना में डीप सीक बन रहा है तो वो उस पे उनकी सरकार कंधे से कंधा मिला के चल रही है। तुम लोग क्या कर रहे हो? हु आर यू टू ब्लेम इंडियन स्टार्टअप्स? चाहे वो लॉस मेकिंग है प्रॉफिट मेकिंग है, सरकार का कंट्रीब्यूशन क्या है जीडीपी में, मुझे बताइए। क्या कंट्रीब्यूशन है? खाली पॉलिसी बनानी है। यू जस्ट हैड वन जॉब, टू मेक द प्रॉपर पॉलिसीज। कॉर्पोरेट टैक्स आपने कम कर दिया, बहुत अच्छी बात है। लाइसेंस राज खत्म किधर किया है? अलाउ करो सबको अपनी लगाने के लिए फैक्ट्री। और आज के मौके पे, इन टूडेज टाइम, इंडिया में फैक्ट्री लगाएगा कौन? किसके पास इतना कॉन्फिडेंस है अपने देश के लिए? सब लोग इंडियंस भी वियतनाम में जाके सब ट्रेडर बन गए। माल उधर से उठाओ, इधर इंडिया में बेचो, बीच में 20% अपना जो भी मार्जिन है। मार्जिन, घूम फिर के वही वर्ड आता है ना। मार्जिन लगाओ, बेचो। इधर फैक्ट्री कौन लगाएगा? फैक्ट्री लगा के सब रेड टेपिज्म करके सारे क्लियरेंसेस लेके तुम्हारे लोगों को अंडर ओवर द टेबल सब कुछ दे दिला के सब समझते हैं क्या करना पड़ता है, ठीक है ना। और फालतू के वो सब लाइसेंसेस लेके फैक्ट्री लगा के मतलब क्या? अगर मुझे कमाना वही 20% है तो मैं भी वियतनाम से थाईलैंड से माल लेके इधर बेचूंगा। यही तो हो रहा है इंडिया में, सब ट्रेडर बने बैठे हैं। क्योंकि कैसे कोई डीप सीक बनाएगा? ऐसे ही हलवे में बन जाएगा क्या? दिल्ली के सेक्रेटेरिएट में बनता है क्या डीप सीक? एनीवे, आप लोग बैठो, आईपीएल देखो। ये बड़ी बड़ी बातें ट्रम्प साहब और हमारी सरकार देख लेगी। आप लोग को क्या है, आज तो संडे है ना, जिस दिन ये वीडियो आप देखोगे 6 अप्रैल, तो संडे आप आराम से बैठो, तमाशा देखो। मार्केट से अगर जुड़े हो, मार्केट की परवाह मत कीजिए, मार्केट अपने आप को संभाल लेगा। बट रिमेंबर दिस थिंग कि ग्लोबली इंडिया अभी भी $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी। वर्ल्ड ट्रेड में हमें इतना फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि बेवकूफों की तरह हम ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा पाए, इसलिए हम बचे हुए। ये टैरिफ से भी हमारे छोटे जो कटेगा, वो छोटा एक्सपोर्टर इंडिया का कटेगा, जिसके पास जिसकी मदद करने कोई नहीं आए। सब खाली जाके इधर उधर घूमते रहेंगे, श्रीलंका में विजिट करेंगे, मॉरिशस में जाएंगे, फोटो खिंचाएंगे और कहेंगे इंडिया विल बी अ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो बन ही जाएगी डिफॉल्ट। 4 ट्रिलियन तो बन गई। एक बात बताऊं, पिछले हफ्ते पूरा यूएस का मार्केट जो गिरा है, $7 ट्रिलियन सिर्फ गिरावट हुई है यूएस के बाजार, विच इज डबल ऑफ इंडियाज इकोनॉमी। तो आप सोचो, हम अभी भी बातें शेख चिल्ली जैसी कर सकते हैं, लेकिन आपको अभी वहां पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा। तो इट्स बेटर वी स्टॉप टॉकिंग एंड स्टार्ट वर्किंग। एंड अगर आपके कोई सुझाव हो, कमेंट्स हो, तो जरूर डालिए। मोस्ट वेलकम। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।